I'm standing in front of you and I'm going to continue our topic where I have left this particular chapter. Actually हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, हमने डिस्कस किया था अबाउट नेपोलियनिक सिविल कोड. नेपोलियनिक सिविल कोड. तो नेपोलियनिक सिविल कोड क्या था? When Napoleon acquired power, first he became. देखो मैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बातें हैं कि आगे आपके फर्दर स्टडीज में काम आएंगी, सो इन पे प्लीज ध्यान दीजिएगा. जब नेपोलियन ने पावर एक्वायर की एंड व्हेन ही बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804, तो इन्होंने एक कोड पब्लिश किया. कोड मीन्स लॉ. यहाँ पे ये सेट ऑफ लॉज थे, सेट ऑफ लॉज. तो नंबर ऑफ लॉज वर देयर जिनको इन्होंने नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804, इसके नंबर ऑफ नेम्स थे. सिविल कोड ऑफ 1804 as well as Napoleonic civil code, Napoleonic civil code, और Napoleonic civil code of civil code of 1804. कई लोग इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स भी काउंट करते हैं, बट ये सिविल कोड जो नेपोलियन ने बनाया था, इट वाज फार मोर एडवांस. बहुत ही एडवांस सिविल कोड इन्होंने डेवलप किया था. ये इन्होंने मतलब यू कैन से कि इन्होंने हर एक पर्सन को सेटिस्फाई करने की कोशिश की. इन्होंने बिजनेसमैन को सेटिस्फाई करने की कोशिश की, जिसमें आपने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल इनके बारे में पढ़ लिया. इन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिससे कि बिजनेसमैन को, जो ट्रेडर्स थे उनको बेनिफिट हुआ. इन्होंने इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज एबॉलिश कर दी. इन्होंने फार्मर्स, पीजेंट, जो पीजेंट्री ग्रुप था उसको खुश करने की कोशिश की. उसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने नंबर ऑफ मेजर्स लिए. इन्होंने फ्यूडलिज्म, सर्फडम, मेनोरियल ड्यूज, इन सभी को एबॉलिश किया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगर डेवलप करोगे तो सभी का बेनिफिट है, क्योंकि अगर एक फार्मर है, कुछ भी कल्टीवेट कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस अगर उसको मूव करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टेशन. तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम, और सोसाइटी में सभी लोग इनको पसंद करते हैं, इन्होंने कई चीजें एबॉलिश की थी. बर्थ प्रिविलेजेस इन्होंने एबॉलिश कर दी. नोबल जो प्रिविलेजेस थी इन्होंने एबॉलिश कर दी. सभी को उनकी स्किल के बेसिस पे जज किया जाने लगा. मतलब इट वाज अमेजिंग. बट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने जैसे कि डिस्कस किया था, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे. इन्होंने विमेन को इंफीरियर एंड यू कैन से जो प्रोस्टिट्यूशन था उसको लीगल कर दिया, एज वेल एज विमेन को इंफीरियर रखा, विमेन को राइट्स नहीं दिए. इस कोड की मेजर प्रॉब्लम ये थी. सो इनिशियली पीपल ऑफ Switzerland and Holland welcomed French armies. See, अब जो स्विट्जरलैंड एंड होलैंड, ये दो एक्चुअली, ये दोनों क्या है? नेबरिंग countries of France, you can say. एज वेल एज यहाँ पे कुछ और प्लेसेस उनके नाम भी मैं मेंशन करना चाहूंगा, जैसे मिलान, ब्रसेल्स,
मिलान, ब्रसेल्स, वॉर्सो, एंड जो बुक में गिवन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वॉर्सो एंड मेन, सो ये कहाँ है? इट इज इन जर्मनी, मेन्स इन जर्मनी, ठीक है। मिलान इटली, ब्रसेल्स बेल्जियम, वॉर्सो पोलैंड। सो अब आप खुद देख सकते हैं नाउ, अब जो स्विट्जरलैंड, हॉलैंड के एज वेल एज ये कुछ सिटीज हैं यूरोप में। अब ये मतलब कैपिटल काउंट कर सकते हैं आप इनको, मतलब मेन एरिया में। वैसे सारे तो कैपिटल नहीं है इनमें से, वॉर्सो एंड ब्रसेल्स है। नाउ मिलान एंड मेन्स ये मेजर सिटीज हैं। आज इटली की मेजर सिटी में से एक है मिलान, एज वेल एज मेन्स इन जर्मनी। सो इन एरियाज ने पहले वेलकम किया, किसको वेलकम किया? फ्रेंच आर्मी। इन्होंने फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया एंड दे सॉ देम एज harbingers of liberty। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी मीन्स, हार्बिंगर का मतलब फोरटेलर मीन्स आपको जो भविष्यवाणी करता हो, जो आपको पहले ही कुछ होने से पहले ही आपको बता दे कि होने वाला है। तो फ्रेंच फोर्सेस को इन्होंने इनिशियली वेलकम किया क्योंकि ये चाहते थे, दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ द मोनार्की। जो उनके यहाँ पे जो राजशाही थी वो चाहते थे उनको हटा दिया जाए, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि नेपोलियन लिबरेटर है, पूरे यूरोप का लिबरेटर है, किसी एक कंट्री का नहीं, पूरे यूरोप का, सिर्फ फ्रांस का लिबरेटर नहीं है। वो मोनार्की जो ऑटोक्रेटिक एब्सोल्यूट मोनार्की, जो निरंकुश राजशाही थी, जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, ये कैन से, जो लोगों को सप्रेस कर रहे थे, उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे थे, ऐसा मतलब ये सारी चीजें उनको कौन प्रोवाइड करेगा? ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करेगा नेपोलियन, ऐसा लोगों का मानना था। बट ये इनका इनिशियल यू कैन से बिहेवियर था टुवर्ड्स द फ्रेंच आर्मी। लेटर ऑन जैसे जैसे ये एरिया कैप्चर करते गए, क्योंकि नेपोलियन का एक सपना था, नेपोलियन चाहता था पूरे यूरोप को कॉन्कर करना। तो अब नेपोलियन ने ये चीज देखी थी कि मुझे अगर पूरे यूरोप को कॉन्कर करना है तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं किसी भी प्लेस को ऑक्यूपाई करता हूँ, उसको अगर मैं जीतता हूँ अपने एरिया में, अगर उसको ऐड कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे ऐसे पर्सन को सेटअप करना पड़ेगा जो मेरी बात माने। तो इसने या तो अपने फ्रेंड या तो रिलेटिव या तो फैमिली पर्सनल को ही एस्टैब्लिश किया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप, जहां जहां ये जीता जाता। तो लोगों को फिर बाद में ये पता चला कि नहीं, यहाँ पे ज्यादा कोई चेंजेस हुए नहीं है, बस एक मोनार्की गई और दूसरी मोनार्की आ गई। नेपोलियन ने इतने सारे चेंजेस किए तो इनिशियली लोगों को लगा, ऐसा फील हुआ कि नहीं कुछ चेंज होगा, बट लेटर ऑन उनके एक्सपीरियंस से लोगों को ये पता चल गया कि नहीं, ये भी वैसे ही है। एज वेल एज कुछ रीजंस हैं। देखो यहां तक तो क्लियर होगा आप लोगों को, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। एक्चुअली नेपोलियन जो थे, नेपोलियन मतलब एक बहुत ही यू कैन से महत्वाकांक्षी, एक स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन वाला पर्सन था। अब वाई, एक क्वेश्चन यहां पे आता है, वाई नेपोलियनिक को wasn't
that successful. अब नेपोलियनिक कोड जो था इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? एज वेल एज अगर आप इसमें और कुछ पुटअप करना चाहते हो तो व्हाट, इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में, व्हाट वर द measures which overshadowed Napoleonic civil code? See, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है 2-3 मिनट्स की. आंसर इनका सिंपल खत्म हो जाएगा. इंक्रीज्ड टैक्सेस, censorship, and forced conscription. अब आप यहाँ पे बड़ी इजी वे में देख सकते हैं कि जो नेपोलियनिक सिविल कोड था वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, या नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, दीज वर द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन बाय द नेपोलियन व्हेन ही बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस. तो सबसे पहले टैक्सेस इंक्रीज. तो जो नेपोलियन थे, नेपोलियन ने क्या किया, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए. पीपल वर ऑलरेडी इन प्रॉब्लम. वो क्रॉप फेलियर एंड अदर टैक्सेस, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के टैक्सेस ये पे किया करते थे, तो वैसे ही परेशान थे. तो नंबर ऑफ टैक्सेस जो बढ़ाए जा रहे थे उनसे ये और परेशान हो गए. तो इसमें एक रिटेलिएशन लोगों में डेवलप हुआ. लोगों ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया नेपोलियन की पॉलिसीज को कि व्हाट यू आर डूइंग, वी आर ऑलरेडी इन प्रॉब्लम एंड यू आर इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस. व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इंक्रीजिंग दीज टैक्सेस? नाउ सेकेंड वन, सेंसरशिप. कोई भी पर्सन जो भी, आज जैसे हम प्रिंट, जिसको मीडिया कहते हैं, तो प्रिंट के थ्रू न्यूज़पेपर, बुक्स एंड ऑल, प्लेज, ड्रामाज, इनके थ्रू कोई भी नेपोलियन या उसकी गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर सकता था. मीन अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको राइट ही नहीं था. कुछ भी अगर आप प्रिंट करोगे, पब्लिश करोगे, बिफोर दैट आपको गवर्नमेंट के ऑडिटर से उसको चेक करवाना था कि हम ये प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते थे. अगर गवर्नमेंट उसको परमिशन देती, यानी कि नेपोलियन परमिशन देता, तो ही वो लोग उसको प्रिंट कर सकते थे. मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉज नॉट देयर. तो लोगों को एक और प्रॉब्लम यहाँ पे दिखी कि ये क्या है, मतलब अगर आप कुछ भी करोगे और हम उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, व्हाट काइंड ऑफ मेजर इज दिस? अगर लोग उस टाइम के लोगों की बात करें तो लोगों ने ये चीज सामने रखी कि मतलब नेपोलियन ये नहीं कर सकता कि हमें मतलब बोलने की भी स्वतंत्रता. हम कहते हैं ना कि राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन. लास्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम. एक्चुअली लोग ऑलरेडी टैक्सेस और सेंसरशिप से जूझ रहे थे. अब नेपोलियन का एक सपना था, नेपोलियन पूरे यूरोप को कॉन्कर करना चाहता था. एंड पूरे यूरोप को कॉन्कर करने के लिए उसको आर्मी चाहिए थी. अब वो जो यूरोप की टोपोग्राफी अगर आप देखें तो यूरोप में कई एरियाज हैं जो अप एंड डाउन एंड ऑल दैट, और क्लाइमेटिक वेरिएशंस भी काफी ज्यादा है वहां पे. तो लोग इन क्लाइमेटिक वेरिएशंस को, जो सोल्जर्स थे वो झेल नहीं पा रहे थे. कई जगहों पे नंबर ऑफ कैजुअलिटीज नेपोलियन एक्सपीरियंस, जब इसने मतलब अटैक किया डिफरेंट एरियाज को, तो बहुत सारे लोग मरे हुए थे जो इनकी आर्मी में थे, जो सोल्जर्स थे. कैजुअलिटीज बहुत हाई थी. अब उसके लिए क्या करते हैं, लोगों को बोलते हैं आर्मी में रिक्रूट करने के लिए. अब ज्यादातर सिंपल सी बात है कि मुझे अगर पता है कि मैं अगर रिक्रूट हो जाऊंगा आर्मी में तो मरने की चांसेस ज्यादा है, नेपोलियन की तरफ से मुझे लड़ना पड़ेगा. तो लोगों ने इसको डिनाई किया था. अब उनको फोर्सफुली आर्मी में रिक्रूट किया जाने लग गया. दैट वाज फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन. क्योंकि नेपोलियन जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो कि 1797 में स्टार्ट हुए थे, जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो नेपोलियन कंटिन्यू कर रहा था इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप, उसके लिए उसको आर्मी चाहिए थी, इसमें सोल्जर्स चाहिए थे. और सोल्जर्स ये अपने ऑन देयर ओन विल कोई भर्ती नहीं हो रहा था.
कोई भी रिक्रूट नहीं हो रहा था, तो उनको फोर्स किया जा रहा था। अब इन 3 मेजर्स की वजह से नेपोलियनिक सिविल कोड बेकार हो गया एंड काफी लोग नेपोलियन के अगेंस्ट खड़े हो गए। सो आई वुड लाइक टू क्लोज दिस टॉपिक हियर एंड आई ट्राई टू अपलोड एज मेनी एज लेक्चर्स, जिससे कि आप लोगों के लिए, सभी के लिए कुछ बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर द डे।